अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस पूरी वीडियो में चैप्टर 9 केमिकल एक्विलिब्रियम इसको कंप्लीट कवर करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, कोशिश करूंगा कि वीडियो कम से कम बने, ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो। और इसी एक वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर 9 केमिकल एक्विलिब्रियम इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। अब आप इस चैप्टर को कवर करने के लिए मेरे साथ एक पेंसिल और रजिस्टर लेकर बैठ जाएँ, और साथ साथ आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आप लोग इंशाल्लाह ऐसे ही एग्जाम्स में राइट करेंगे। तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है केमिकल एक्विलिब्रियम। अब केमिकल एक्विलिब्रियम क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्ज करें एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, वो कंबाइन होता है दूसरे रिएक्टेंट बी से। मतलब दो चीज़ें कंबाइन हो रही तो हमारे पास एक न्यू चीज़ बनेगी। फर्ज करो क्या तो मैं सी है। अब ये जो दो आपके पास आप इसमें जो कंबाइन हो रहे हैं इनको नाम देते हैं रिएक्टेंट। और ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन रही है, ये जो तीसरी चीज़ आपके पास बनी है, इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमारे पास कुछ लाइफ में ऐसे रिएक्शन होते हैं इर्द गिर्द हमारे भी, जो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास फर्ज करें हाइड्रोजन और आयोडीन है, इसको हम लोग कंबाइन करवाते हैं। कंबाइन करवाने के बाद ये बन जाता है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। अब होगा ये, फर्ज करें हमारे पास जब हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करवाया, हमारे पास बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्शन सम टाइम रिवर्सिबल भी होता है। कब रिवर्सिबल होगा, जब हमारे पास होगा एक क्लोज सिस्टम। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फ्लास्क है, आपने इसके अंदर दो चीज़ें ऐड की, कौन कौन सी। एक आपने इसके अंदर ऐड कर दिया हाइड्रोजन, और सेकंड चीज़ आपने इसके अंदर ऐड की वो है आयोडीन, और आपने इस फ्लास्क को इधर से क्लोज कर दिया। जब हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करवाएंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, हो जाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है, बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमारे पास होता यह है कि ये जो आयोडीन है, आयोडीन का कलर होता है पर्पल। पर्पल कलर होता है जब दोनों को कंबाइन करवाया जाता है, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हमें कैसे पता चले प्रोडक्ट बन चुका है, क्योंकि ये होता है कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया यहाँ पे, हम लोग इसको इधर से हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन में और आयोडीन में। मतलब हमने क्या किया, हमने पहले हाइड्रोजन और आयोडीन थे, इसको पहले कंबाइन करवाया, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। हमने उसको हीट प्रोवाइड की, हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बन गया। ये सिर्फ एक ही टाइम पर पॉसिबल हो सकता है अगर हमारे पास सिस्टम क्लोज हो। अगर ये फ्लास्क इधर से क्लोज होगी तो ये काम होगा, रिएक्शन रिवर्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसी के ऊपर हमारे पास डेफिनेशन शो आती है। पहली डेफिनेशन आपके पास वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन नहीं होते, प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन नहीं होंगे रिएक्टेंट बनाने के लिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल आपके पास सोडियम और H2O आप इसमें मिलते हैं, सोडियम और वाटर आपके पास बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब ये सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट की तरफ नहीं आएगा। सेकंड हमारे पास है द गो टू कंप्लीशन, एक वक्त आता है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी, दीज रिएक्शंस आर फास्ट, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। अब सम टाइम पेपर में क्या होता है, सम टाइम पेपर में पूछ ली जाती है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन सिंपल वो होगा जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, जो प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होंगे किसके लिए, रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, बहुत सिंपल है, जिसमें प्रोडक्ट आपके पास कंबाइन हो रहे हैं किसके लिए, किस चीज़ को बनाने के लिए, रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए। हमारे पास फर्स्ट के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और आयोडीन है, दोनों कंबाइन होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। यहाँ पे डबल एरो का क्या मतलब है, डबल एरो का मतलब ये कि ये रिएक्शन रिवर्स भी आ सकता है, फॉरवर्ड जा सकता है तो रिवर्स भी आ सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, ये बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स का क्या मतलब होता है, जब रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हमारे पास प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टेंट बनाते हैं इसको कहते हैं रिवर्स, रिवर्स रिएक्शन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती प्रॉपर्टी, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन।
अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होते, ऐसे क्या रीज़न है। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं। यही वाला काम बार बार प्रोसेस चलता रहता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। इसी वजह से रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, आपको सिंपल बताया, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब जा रहा होता है इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। द डायरेक्शन इन विच आर रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्शन प्रोसीड करता है किधर से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब, इसको हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड का। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं प्रोडक्ट, मतलब ये इस डायरेक्शन को फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुई आपके पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह हमारे पास आया था रिवर्स रिएक्शन। क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स आपके पास कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए। द डायरेक्शन इन विच आर रिएक्टेंट्स रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम दी प्रोडक्ट टू दी रिएक्टेंट। अब ये आपके पास प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट आप इसमें कंबाइन हुए, ये आपके पास क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास ना 100 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपके पास 0 है, जब टाइम 0, टाइम 0 का मतलब ये अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाया। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा कुछ देर के बाद आपके पास रिएक्टेंट रह जाएंगे 90 और प्रोडक्ट आपके पास हो जाएंगे 10। कुछ देर के बाद ये 80 रह जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 20, और कुछ देर गुजरने के बाद ये 70 और ये 30, ये 60, 50। एक वक्त आएगा जब रिएक्टेंट भी 50 हो गए और प्रोडक्ट भी 50 हो गए। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पे ये दोनों 50-50 रहेंगे। ये नहीं होगा कि रिएक्शन रुक जाएगा। हमें ये लगता है कि रिएक्शन रुक तो क्या है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं है। यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इनकी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती। ये जो स्टेट होती है इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इधर वाला 50 का मतलब ये है कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, इधर 50 का मतलब क्या है कि इधर यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, मतलब जब 50-50 वाली कंडीशन आएगी उस टाइम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन चलता रहता है। व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे की क्या हो जाती है, बराबर इक्वल हो जाती है। और फॉरवर्ड क्या होता है, दोबारा बताता हूँ, फॉरवर्ड ये होता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, इसे नाम देते हैं फॉरवर्ड। और रिवर्स कैसे कहते हैं कि प्रोडक्ट का इसमें कन्वर्ट होना रिएक्टेंट में, इसे हम नाम दे देते हैं रिवर्स। मतलब इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, रेट्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब इसकी समटाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, देखें यहाँ पर इस पॉइंट का नीचे की तरफ आना ये साबित करता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपके पास 100 थे, आस्ता आस्ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। इस ग्राफ का नीचे की तरफ आना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और इस लाइन का ऊपर की तरफ जाना ये रिप्रेजेंट करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह आपके पास ये वाली जो स्टेट आती है, ये वाली स्टेट जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाती है, इसको नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। ये था सिंपल सा आसान सा वो कंसेप्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब हमारे पास आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक बिल्डिंग है, या आपके पास कोई भी एक बिल्डिंग है, वो गिरती नहीं है, एक जगह पे रुकी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी फोर्सेस बैलेंस में है। इस स्टेट को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस हालत को मतलब जब कोई भी रिएक्शन स्टॉप हो चुका होता है, वो आगे फॉरवर्ड या रिवर्स किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। When the reaction ceases to proceed is called static equilibrium। ceases का मतलब ये होता है जब कोई रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा होता। अब इसकी एग्जांपल क्या है, बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, एक बिल्डिंग जो वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, कहीं पे भी नहीं गिर रही। क्यों, रेदर देन फॉलिंग डाउन, ये मतलब एक जगह पे स्टैंड है, गिर नहीं रही, बिकॉज क्योंकि ऑल दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, तमाम फोर्सेज जो इसके ऊपर लग रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस में। ये क्वेश्चन है जो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। बहुत आसान है, देखो
क्या था आपके पास ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन को आप लोग मिक्स करवाते हो एक क्लोज फ्लास्क में, और फर्स्ट करिए क्लोज फ्लास्क है। अब कुछ देर के बाद हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होने के बाद क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है। अभी जो हाइड्रोजन आयोडाइड है कुछ देर के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 और I2 में। ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब यहाँ पर सिस्टम क्लोज होगा। And dynamic equilibrium is attainable only in a closed system because substances can neither leave nor enter। मतलब इस स्टेट में ना तो कुछ एंटर हो रही है ना कोई इधर से लीव कर रही है। सेकंड आपके पास पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। मतलब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो चेंज नहीं होती। अब थर्ड पॉइंट आपके पास आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स द सेम। मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम रहेंगी, कलर चाहे हो चाहे डेंसिटी हो हमारे पास सेम रहेंगी। हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। इक्विलिब्रियम स्टेट को हम दोनों डायरेक्शन से हासिल कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन से हासिल करने का क्या मतलब है, मतलब अब देखो ना यहाँ पर भी कंसंट्रेशन 50 है, यहाँ पे भी 50 है। हम इधर से भी रिएक्शन को देख सकते हैं, इधर से भी हम इधर से भी अटेन कर सकते हैं, इधर से भी अटेन कर सकते हैं। यही वो कह रहे हैं कि हम लोग स्टेट को अटेन कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग रिएक्टेंट से भी हो सकती है और प्रोडक्ट से भी। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब करने के बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 50-50 जब कंडीशन आ जाती है आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हो। क्या तरीके हैं, टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर हाई करोगे इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी। आप कंसंट्रेशन ऐड करोगे और तो आपके पास इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब होगी। इसी तरह हमारे पास लास्ट में आता है प्रेशर। अब आपको एक सिंपल बताता हूँ कंसंट्रेशन से कैसे डिस्टर्ब होगी। और फर्स्ट तो यहाँ पर 50-50 अमाउंट पहुंच चुकी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 रिएक्टेंट और ऐड कर दिए। अभी क्या होगा, इधर भी 50 इधर भी 50। अभी 10 रिएक्टेंट और ऐड होंगे, 50 और 10 कंबाइन होंगे, कितनी हो जाएंगे 60। ये तो इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब होगी, इधर 60 इधर 50 है। तो क्या होगा, ये इधर से 5 रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। इस सिचुएशन को नाम देते हैं कि आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, लेकिन कुछ देर के बाद आप लोगों ने फिर दोबारा इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन कर लिया। ये था इस चैप्टर का दो टॉपिक, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसके बाद तो नेक्स्ट लॉन्ग है इस चैप्टर में, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ पेश किया था। आप इस लॉ को इसी फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हेडिंग की फॉर्म में, जैसे हेडिंग्स बनाई है। तो ये है कि पेपर चेकर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ हमें दो साइंटिस्ट ने पेश किया था, एक का नाम था गुल्डबर्ग और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था वेज। इन्होंने 1869 के अंदर ये लॉ पेश किया। अब ये लॉ बताता क्या है, सुनते रहो। अब ये लॉ पढ़ने से पहले ना आपको एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि एक्टिव मैस क्या होता है। एक्टिव मैस, अब एक्टिव मैस ये मिसाल के तौर पर आपके पास ना फर्ज करें ये एक सर्कल है, ये आपके पास ना 3 स्टार और 2 सर्कल, मतलब ये सारे रिएक्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 ये रिएक्टेंट है। अब हमारे पास प्रोडक्ट में जो चीज़ बन रही है ना, प्रोडक्ट में बन रहा है आपके पास सिर्फ ये प्रोडक्ट बन रही है। मतलब ये कि ये हुआ आपके पास प्रोडक्ट में सिर्फ ये चीज़ें गई हैं, ये मिलके प्रोडक्ट बन गई। ये जो चीज़ थी इन्होंने मिलके प्रोडक्ट को नहीं बनाया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। वो चीज़ जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, करने के बाद प्रोडक्ट में हमें जो चीज़ ऑब्टेन होती है, वो वाला जो एरिया होता है इसको कहते हैं एक्टिव मैस। मतलब ये वाला एक्टिव मैस था, इसने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दी, ये होता है असल में एक्टिव मैस। अब देखिए, द रेट एट विच अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस। मतलब रेट का मतलब ये कि आपके पास जो स्पीड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक्टिव मैस के। अगर एक्टिव मैस ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा होगा, एक्टिव मैस लो होगा तो रेट कम होगा। अब हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस। कि आपके पास प्रोडक्ट में एक्टिव मैस कितना बना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो चीज़ें कि रेट केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मैस की, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो जरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब ये तो था आपके पास इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट। अब इसके बाद आपने एक्टिव मैस के बारे में बताना होता है कि एक्टिव मैस क्या होता है। एक्टिव मैस असल में ये ना, जो टर्म एक्टिव मैस, जो टर्म होती है एक्टिव मैस वाली, ये यूज होती है कंसंट्रेशन के लिए। ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, इसको जाहिर कर रही होती है, और इसकी वैल्यू होती है मोल डीएम पर क्यूब, मोल डीएम पर क्यूब। अब डेरिवेशन,
अब डेरिवेशन में सिंपल सुनते जाओ, हमारे पास ना एक रिएक्टेंट ए है, दूसरे रिएक्टेंट बी है, ये कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद इन्होंने दो चीज़ें न्यू बना दी और इनका नाम है सी और डी। ये बात याद रखो, ये जो लेफ्ट वाला एरिया होता है इसे कहते हैं रिएक्टेंट। सी प्लस डी मतलब ये है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर के एफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, के एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, के आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, के आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग ना इसी इक्वेशन को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट करें फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ फ्लो कर रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसका मतलब ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है ए दूसरा है बी। देखिए इन फॉरवर्ड रिएक्शन ए एंड बी आर रिएक्टेंट, तो हमारे पास रेट क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मैस के। एक्टिव मैस के स्क्वायर ब्रैकेट को भी कहते हैं ये। अब किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। ओके, अब इसके बाद ये हुआ आर एफ। आर एफ क्यों लगा है, ये जो आर है कैपिटल एल कैपिटल आर जो लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, स्मॉल एफ क्यों लगा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ को। मतलब आपके पास आ गया आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो प्रोपोर्शनल साइन था वो खत्म हो गया, आपके पास आएगा के एफ और साथ में आएगा ए और बी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब देखिए ये आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, मतलब एक ऐसा रेट जो कि फॉरवर्ड से रिवर्स की जानिब आ रहा है, इसकी क्या नाम देते हैं, रिवर्स रिएक्शन। अब देखो रेट्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट्स क्या होंगे रिवर्स रिएक्शन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। अब हमारे पास रेट्स का कैपिटल आर का आर आ गया और रिवर्स का स्मॉल आर इधर बन गया, आपके पास आर आर आ गया, डायरेक्टली इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन को खत्म किया, हमारे पास लग गया के आर और ये आगे सी और डी। अब आपको पता है कि एक वक्त आएगा जब दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं, एक वक्त आएगा कि एक्विलिब्रियम की हालत आ जाएगी। एक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। जैसे आपके पास ये पार्क में झूले वगैरह लगे होते हैं, वो शीशा की एग्जांपल होती है, वो कभी इधर मूव कर रहा होता है कभी इधर, मतलब एक वक्त आता है जब दोनों साइडों पर वेट इक्वल होता है ना तो वो बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्विलिब्रियम की हालत वो होगी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। देखो एट एक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास आर एफ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को फॉरवर्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, आर एफ से। यहाँ पर आर एफ आ गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, आर आर, ये आपके पास आर आर आ गया। अब हमारे पास आर एफ किसके बराबर है, ये बराबर है के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आर आर किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ आर आर के आर सी और डी। यहाँ पे आर आर रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, के आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। अब ये दोनों के बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ना कांस्टेंट को एक साइड पे लिख लेंगे, के एफ और के आर बोथ आर कांस्टेंट्स। हम लोग इन कांस्टेंट्स को सेपरेट आउट करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, के एफ डिवाइडेड बाई के आर आ गया, और इधर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अब यहाँ पर के एफ ओवर के आर जो है ये बराबर होगा के सी के। के सी क्या है, यहाँ पे के सी एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो आपके पास के सी बराबर निकल आया सी डी ओवर ए बी। अब इसका जो टोटली खुलासा हमारे पास निकलता है वो ये निकला कि के सी जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक लॉन्ग कवर। समटाइम ना हमारे पास वो पेपर में पूछता है जनरल रिएक्शन लिखो। जनरल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, इधर भी और इधर भी, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड डी आर नंबर ऑफ मोल्स। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहे हैं। अगर जनरल रिएक्शन के लिए आ जाए सेम टू सेम हर चीज यही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो क्या डिफरेंस आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब होगा ये जब हम लोग लिखेंगे ना ए बी सी और डी, आपके पास क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए, क्योंकि कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए था, इस तरह से यहाँ पर आ गया स्मॉल ए, यहाँ पर आ गया स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, सेम एज ऐसे ही चलता रहेगा लॉन्ग आपके पास। अब इधर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी था, कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी था, अब इधर भी स्मॉल सी स्मॉल डी।
अब एक वक्त आएगा, ये आ जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब इधर क्या आएगा, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए और बी। बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कैपिटल सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को, और जो स्मॉल सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको पहले बताया। अभी हमें आपके पास आ जाएगा सी, स्मॉल डी, ए और बी। ये हो गया हमारे पास लॉन्ग कंप्लीट, मतलब 2 लॉन्ग आते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स ये करते हैं कि पूछा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, वो बच्चे क्या करते हैं, वो फिर ये वाला जिसमें नंबर ऑफ मोल्स लग रहे हैं ये वाला लॉन्ग लिख देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जनरल रिएक्शन लिखो, जनरल रिएक्शन में आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स वाला कंसेप्ट लिखना होता है। अगर आपसे सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, फिर आपने जो जैसे मैंने पहले सबसे पहले आपको समझाया था यही वाला लॉन्ग, फिर आप वो लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में केसी देखा था, केसी क्या था, एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। अब उसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, उनका हम लोग केसी फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप सिंपल फार्मूला देखें, जो फार्मूला लिखा हुआ है वही सेम टू सेम डेफिनेशन है। ये जो आपको डिवाइड नजर आ रहा है इसको रेशो का नाम देते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे, बल्कि आप सब मैथ वाले हो। अब देखो आपके पास ये क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट होता है किन चीज़ों का, जो आपके पास कोफिशिएंट्स होती हैं उनका प्रोडक्ट होता है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट होता है। अब इनके दरमियान में होती है रेशो। अब हम लोग डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे, उसका केसी फाइंड आउट करेंगे, फिर ये क्लियरली आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। अभी तक आप अपने माइंड में ये लिखेंगे, इसमें क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट होती है, यहाँ जिसमें प्रोडक्ट ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट नीचे वाली एरिया में आती हैं। और ये कोफिशिएंट्स वगैरह क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। अब आपके पास N2 + 3H2 2NH3 की फॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ पर N2 के साथ कुछ भी नहीं है, आपको पता है जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पे अल्लाह ताला होता है और अल्लाह ताला एक है, बेशक ये तो हम लोग सब जानते हैं। अब N2 + 3H2 आपके पास 2NH3 बन गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो अभी हमने लॉ ऑफ मास रिएक्शन में फाइंड आउट किया है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF और प्रोपोर्शनल साइन खत्म हो गया, KF आ गया। अब ये बात याद रखो, जो यहाँ पर 3 है ना, 3 यहाँ पे कहलाता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल मतलब H2 कितनी है, H2 3 है, इसका मतलब ये होता है। अब ये 3 है, 3 इसकी पावर में आ गया। अब इसके बाद RF = KF N2 + H2 और ये आपके पास आ गया 3। अच्छा ये स्टूडेंट्स ना बहुत मिस्टेक्स करते हैं ये वाली, वो क्या करते हैं N2 + H2 इसकी पावर 3 लिख देते हैं, तो ये गलत होता है, दरमियान में पॉजिटिव साइन नहीं आता, ये बात याद रखिए। अब इसी तरह हम लोगों ने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकाल लिया, ये जो 2 नंबर ऑफ मोल्स आपको नजर आ रही हैं वो NH3 की पावर में आ गए। अभी आ गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट मतलब कैपिटल R, रिवर्स मतलब R, तो आपके पास बराबर आ गया RR = KR NH3 की पावर 2। अब हम लोग हमारे पास एक्विलिब्रियम में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बोथ आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, हमारे पास RF = R आ गया। RF की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी KF N2H2 की पावर 3, KF N2H2 की पावर 3, और R क्या था KR NH3 की पावर 2। अब इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट को एक साइड में निकाल लिया, ये भी कांस्टेंट था, ये भी था, KF/KR आ गया। अब ऊपर आ गया NH3 / N2H2। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है, वो क्या, इसमें ना हमें चीज़ सीखने को ये मिलती है, जब भी हम लोग केसी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट नीचे। अब केसी बराबर आ गया NH3 की पावर 2, ये वैसे ही आ गया N2H2। अब हमने क्या किया, यहाँ पर KF/KR को रिप्लेस करवा दिया KC से, वेयर इज KC इज न्यू एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी तरह हम एक और इक्वेशन सोल्व करते हैं, H2 + I2, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। और ये MCQ भी एक बार पेपर में आया था कि आयोडीन का कलर कौन सा होता है, आयोडीन का कलर पर्पल होता है। और हमारे पास ये इक्वेशन है, डायरेक्ट मैंने इक्वेशन को लिख दिया है कि H2 और I2 जब आपस में कंबाइन होंगे HI बनेगा। अब HI आपके पास प्रोडक्ट है, मैंने अभी बताया प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएंगे। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है प्रोडक्ट, और ये वाला जो एरिया ये कहलाता है सारा का सारा रिएक्टेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट को ऊपर लिख लिया और रिएक्टेंट्स को नीचे लिख लिया। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है या HI के साथ जो नंबर ऑफ मोल्स है ये पावर में लिख दिया।
अब इनके साथ आपको पता है जहाँ पर कुछ ना वहाँ पे अल्लाह ताला होता है और अल्लाह ताला एक है। H2 और I2 के साथ 1 1 मौजूद है, उसको हम लोगों ने ऐसे राइट कर दिया। अब ये हमारे पास निकला है KC, मतलब हमने इसका KC फाइंड आउट कर लिया। अब इसे एक और इक्वेशन है N2 + 3H2। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे पास ना कोई भी इक्वेशन आ जाए आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC क्या होगा। अब आते हैं हमारे पास यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्टली कि यूनिट्स लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। कोई भी आपको एक इक्वेशन दी जाती है कोई भी, और 3-4 एग्जांपल है आपके चैप्टर में, उसी में से मोस्टली पूछा जाता है। अब हमारे पास हम लोग 2 एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे जिसमें हम लोग यूनिट्स फाइंड करेंगे KC का। हमारे पास N2 + 3H2 कंबाइन होकर बनाएगा 2NH3। अब हमने इसका डायरेक्ट KC फाइंड आउट किया हुआ था। यहाँ पे देखिए NH3 की पावर 2 था, N2H2 और इसकी पावर 3। हम यही इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पर NH3 N2H2। अब मैंने शायद आपको याद हो पिछले टॉपिक में अभी हमने पढ़ा है कि एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं मोल dm पर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोल dm पर क्यूब की वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमने मोल dm पर क्यूब की वैल्यू पुट कर ली, इधर भी उधर भी। अब यहाँ पे 3 पावर थी 3 ही है, इसकी पावर 1 थी 1 ही है, इसकी पावर 2 थी वो 2 ही है। अब होगा ये देखें, इधर ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 3 था, एक इससे कटा और हो गया, पीछे कितने जाएगा 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मोल 2 डेसीमीटर क्यूब -6 हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा मोल -2 हो जाएगा और डेसीमीटर क्यूब +6 में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ये भी आया हुआ है व्हेन KC हैव नो यूनिट्स, कि कब ऐसा होता है कि KC का कोई भी यूनिट नहीं होता। बहुत आसान है। अब देखें, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों पर अमाउंट्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों पर नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर होगी तब हमारे पास KC का कोई भी यूनिट नहीं होगा। देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, 4 इधर है 4 इधर है, 2 इधर है 2 इधर है, जब बराबर होंगे तो आपके पास कोई भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे। अब देखें, हम लोग थे KC हैव नो यूनिट्स। अब यहाँ पर देखें H2 + I2 2HI बन रहे हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होने का क्या मतलब है, अब यहाँ पर देखें H2 है, अब यहाँ पर कुछ ना वहाँ पे अल्लाह ताला होता है और अल्लाह ताला एक है, इधर भी 1 होगा, 1 + 1 2, और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी क्या है 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अब ये है आपके पास HI मोल dm पर क्यूब आ गया, H2 I2 इधर भी मोल dm पर क्यूब आ गया। अब होगा क्या, देखो, अब यहाँ पर 1 इधर है 1 इधर है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जब पावर ऐड होगी तो आपके पास नीचे भी 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी यूनिट KC का नहीं होगा। ये कब नहीं होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल होंगे तब। अब ये आप सिंपल कोई भी इक्वेशन देख के बता सकते हो। फर्ज करिए मेरे पास ये इक्वेशन है, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स देखो कितनी है 1 और 3 4, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितनी है 2, मतलब यहाँ पर KC का यूनिट होगा। सिंपल सी चीज, अगर दोनों साइडों पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स होंगे तो KC हैव नो यूनिट्स, और जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पर बराबर नहीं होंगे तो आपके पास KC के यूनिट्स होंगे। या आप लोग तस्वीर बना लें या नोट कर लें। हमारे पास इस चैप्टर का आता है सेकंड लास्ट टॉपिक, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास 2 टॉपिक आते हैं। एक में हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में बताना होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन रिवर्स जाएगा, या रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक में डायरेक्शन फाइंड आउट, डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन देंगे, और एक में बताएंगे एक्सटेंट। हमारे पास है डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने बताना है। मतलब डायरेक्शन के बारे में ये बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। जैसे ये मौसमों के बारे में न्यूज़ वाले बताते हैं कि कल को बारिश होगी, इस दिन को बारिश होगी, मतलब वो प्रेडिक्शन लगा रहे होते हैं वो सैटेलाइट की मदद से। उनके पास कोई जादुई कुछ नहीं होता, बस वो प्रेडिक्शन लगाते हैं सैटेलाइट की मदद से। अब डायरेक्शन क्या होता है आपके पास, द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय यूजिंग रिएक्शन क्वोशेंट। अगर किसी भी स्पेसिफिक लम्हे पर हम लोगों ने अगर फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन, तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, वो है आपके पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशो। मतलब हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी।
ये अभी फिलहाल अभी तक अपने माइंड में यही रखो कि इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास एक वैल्यू आएगी, हम लोग उससे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है इट इज़ कैलकुलेटेड एट एनी मोमेंट, मतलब हम इसको किसी भी लम्हे कैलकुलेट कर सकते हैं बिफोर अ रिएक्शन अटेन एक्विलिब्रियम, जब कोई भी रिएक्शन एक्विलिब्रियम से हासिल करना चाहता है या कर चुका है। इसके बारे में इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू सी। क्यू सी का मतलब होता है एक्विलिब्रियम क्वेश्चन। दो चीज़ें होती हैं, एक है के सी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेकंड होता है क्यू सी एक्विलिब्रियम क्वेश्चन। के सी क्या होता है कि आपके पास आपसे पहले कोई साइंटिस्ट था, उसने वैल्यू को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके बता दिया कि इस रिएक्शन की ये वैल्यू है, वो है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यू सी क्या होता है, ये एक्विलिब्रियम क्वोशिएंट होता है, मतलब हम लोग उसी रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं, उस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते वक्त जो हमारी आंसर वैल्यू आएगी उसे हम लोग नाम देंगे एक्विलिब्रियम क्वोशिएंट। अब हमारे पास आ जाता है जी, इट इज प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ क्यू सी विद के सी, मतलब हम लोग डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे, डायरेक्शन की प्रिडिक्शन के बारे में बताएंगे कैसे, इन दोनों को कंपेयर करके, क्यू सी और के सी को कंपेयर करके। अब देखते रहो, ये हम लोग, मैं ये एग्जांपल आपको बाद में समझाता हूँ, ये बाद में इसकी तरफ आते हैं, पहले ये देखिए, ये एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट करें हमारे पास क्यू सी वो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है, याद रखो, के सी वो वैल्यू है जो हमसे पहले साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की थी। फर्ज करें हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 8 फर्ज करें, और जो के सी वैल्यू है वो है 57 जो हमसे पहले किसी ने कैलकुलेट की थी। अब देखो, एक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 57, तो इसका मतलब ये एक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अभी हमारी वैल्यू कितनी है, 8, इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन और चलता रहेगा, रिएक्शन और चलेगा, एक वक्त आएगा जब हमारी वैल्यू भी 57 हो जाएगी, उस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन एक्विलिब्रियम हासिल कर चुका होगा। लेकिन अभी हमारे पास कितनी वैल्यू है, 8। क्यू सी क्या होता है, जो हम लोग खुद वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ अभी रिएक्शन और चलेगा, अभी रिएक्शन और चलेगा, एक वक्त आएगा जब हमारे पास वैल्यू 57 हो जाएगी, जो ये जाहिर करती है कि दोनों की बराबर वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये एक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन अभी और मूव करेगा, द रिएक्शन गोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके लिए रिएक्शन क्या करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। ये इसकी वैल्यू स्मॉल है, 8 है, 57 को हासिल करने की कोशिश करेगा। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी देखिए क्यूसी की वैल्यू स्मॉल थी, केसी की वैल्यू लार्ज थी। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि क्यूसी जो है वो कौन सी वैल्यू अटेन करना चाह रहा है, केसी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अटेन करना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब क्यूसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसी तरह हमारे पास फर्ज करें सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन, अगर क्यूसी की वैल्यू स्मॉल लार्ज हो, ये आपको पता है कि जिस साइड को ये फेस ओपन होता है वो वैल्यू लार्ज होती है। फर्ज करिए अगर क्यूसी की वैल्यू लार्ज हो, केसी की वैल्यू स्मॉल हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, सॉरी इधर लार्ज लिखना था, लार्ज, इधर आएगा आपके पास स्मॉल। फर्ज करिए अगर क्यूसी की वैल्यू लार्ज है, केसी की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन है रिवर्स आएगा। बस ये इसमें सिंपल चीज़ है, रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा, एक वक्त आएगा जब दोनों की वैल्यूज बराबर आ जाएंगी, तो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब थर्ड सिचुएशन हमारे पास आती है जिसमें क्यूसी और केसी दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है जब दोनों की वैल्यूज बराबर आएंगी। द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट सेम रेट, इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रही है एक सेम रेट पे। द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका होगा। अब यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखिए, अब हमने पता क्या किया, हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन, हमने इस फ्लास्क के अंदर दो चीज़ें ली हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन, इन दोनों को मिक्स करवाया। आपको पता है जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे तो आपके पास HI बनेगा। अब हमसे पहले एक साइंटिस्ट था, उस बंदे ने वैल्यू कैलकुलेट की, तो हमारे पास वो वैल्यू आई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 57, और इस वक्त टेम्परेचर क्या था 700 केल्विन, मतलब ये उस बंदे ने बता दिया कि इसकी वैल्यू 57 आएगी 700 केल्विन पे, ये इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। अब हमने क्या किया, हमने रिएक्शन को परफॉर्म करवाया, परफॉर्म करवा के ना अभी रिएक्शन स्टार्ट ही करवाया था, कुछ देर के बाद ही हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। हमने देखा हमारे पास हाइड्रोजन की जो वैल्यू थी वो 0.10 आई है, आयोडीन की 0.20 और HI की 0.40। ये आप लोगों ने याद रखना है, पेपर में जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, बहुत आसान है। हाइड्रोजन की 0.10, इसमें 0.10 ऐड करो 0.20 बन जाएगा, वो किसकी वैल्यू आ गई, आयोडीन की। इसमें 0.20 ऐड करो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, HI की। बहुत आसान है, हाइड्रोजन की 0.10, उसमें 0.10 ऐड करो 0.20,
वो किसकी आ गई, आयोडीन की। उसमें 0.20 और ऐड करोगे मजीद तो आपके पास बन जाएगा 0.40 और वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने किसी भी लम्हे उधर से कंसंट्रेशन को विड्रॉ कर लिया है। वेयर स्मॉल टी रिप्रेजेंट वी विड्रॉ अ कंसंट्रेशन एट एनी मोमेंट, हमने किसी भी लम्हे कंसंट्रेशन को विड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऊपर होते हैं, रिएक्टेंट नीचे आते हैं। प्रोडक्ट ऊपर आ गया, आपके पास HI की वैल्यू क्या आती है 0.40, H2 और I2 की वैल्यू क्या आती 0.10 और 0.20। ये हम लोगों ने इधर से वैल्यूज पुट की, आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 8। अब खुद सोचिए, हमारे पास QC और ये है KC, एक्विलिब्रियम क्वेश्चन की हमारे पास वैल्यू आ रही है 8 और KC की वैल्यू 57 है। मतलब हमें इसकी वैल्यू स्मॉल है, इसकी वैल्यू लार्ज है। इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन किस तरफ हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो 8 एक वक्त आएगा 57 वैल्यू को अचीव करेगा। वो वाला जो पॉइंट होगा, वो लम्हा होगा, वो उस लम्हे पे हमें एक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होगा। ये था आपके पास प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। इस टॉपिक में यहाँ से MCQ आ सकते हैं आपको, QC KC, ये जो अभी बहुत सारे कॉलेजेस में टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज में वो मैट्रिक के बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं और लैपटॉप स्कॉलरशिप स्कीम निकाली होती है, तो वहाँ पर ये वाली जो MCQ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आसान है बहुत। अब सिंपल सी चीज़ थी, जो वैल्यू लार्ज है तो रिएक्शन उसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस ये सिंपल सी ट्रिक अपने माइंड में रख लो। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब इसमें हम लोगों ने ना रिएक्शन की एक्सटेंट के बारे में बताना है कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, अभी रहता है, ये रिएक्शन मिक्सचर में इस वक्त कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, रिएक्टेंट मौजूद हैं या फिर प्रोडक्ट। अब देखिए, हमारे पास आता है सबसे पहले प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मेजर हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग एक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब ये कि हम लोगों ने देखना है कि रिएक्शन को एक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने से पहले और कितना मूव करना है और कितना इस रिएक्शन को चलेगा, कम चलेगा, ज़्यादा चलेगा। अब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का क्या मतलब है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, अब सिंपल आप इस रिलेशन को अपने माइंड में रखो, केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन में। अब इससे हमें चीज़ पता चली, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। अब देखो, पहला पॉइंट क्या है, बोला लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। अब देखें, इफ वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज, अगर वैल्यू केसी की बहुत लार्ज होगी, दिस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। इसका मतलब है कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने वाला या हो चुका है या उसके करीब है। इन रिएक्शन मिक्सचर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन मिक्सचर में तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है। हमारे पास है रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, तकरीबन ना होने के बराबर है। अब हमारे पास है 2CO प्लस O2, ये दोनों चीज़ें आप इसमें कंबाइन होंगी, आपके पास बना देंगे 2CO2। अब इसके लिए हमारे पास जो केसी की वैल्यू है वो है 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है केसी की, 10 की पावर 22। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। ये एमसीक्यूज के लिए है। अब फर्ज करें सेकंड कंडीशन, पहले तो हमने पढ़ा कि जब लार्ज वैल्यू होगी। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये वैल्यू भी स्मॉल होगी, ये वैल्यू भी स्मॉल होगी। अब इधर केसी स्मॉल होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट भी कम होंगे, इधर केसी की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। अब सिंपल, अब इधर हमारे पास क्या आ गया, केसी स्मॉल, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कम होगी। केसी स्मॉल, इसका मतलब ये रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, इफ वैल्यू ऑफ केसी स्मॉल इट इंडिकेट्स, अगर वैल्यू ऑफ केसी स्मॉल होगी इट इंडिकेट्स, जाहिर करती है दैट द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कि रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इट इंडिकेट्स दैट, ये जाहिर कर रही है ऑलमोस्ट, तकरीबन ऑल दी रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, तमाम के तमाम रिएक्टेंट मौजूद हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, हाई है और प्रोडक्ट क्या है, कम।
एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है। अब 2NH3 है, ये डिकम्पोज हुआ N2 और 3H2 में, तो आपके पास Kc की वैल्यू क्या निकली, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड सिचुएशन आती है, कंडीशन ये आती है कि फर्ज करिए हमारे पास K की और जो आपके पास वैल्यू है Kc वो ना ही लार्ज है ना ही स्मॉल है, नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो फिर क्या होगा, अब देखो अगर Kc की वैल्यू नॉर्मल सी होगी, नॉर्मल फर्ज करें वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास Kc की वैल्यू नॉर्मल होने का मतलब ये इसमें प्रोडक्ट भी मौजूद है, रिएक्टेंट भी मौजूद है। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नॉट स्मॉल नॉट लार्ज, अगर Kc की वैल्यू ना ही स्मॉल है ना ही लार्ज है, इट इंडिकेट्स, ये जाहिर करती है, किस चीज़ को जाहिर कर रही है, डेट रिएक्शन है कंपेरेबल, कि रिएक्शन में तकरीबन कंपेरेबल किस चीज़ की अमाउंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपेरेबल अमाउंट है, और किस पोजीशन पे, एट एक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमारे पास N2O4 है, ये जब कन्वर्ट होगा 2NO2 में तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो है 0.211। ये था आपके पास चैप्टर 1 की कंप्लीट सीरीज। अगर आप लोगों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आपको पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इस एडिटिंग में, तो इंशाल्लाह अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ है तो नेक्स्ट भी ये 7 ऐसी वीडियोस और बनेंगी पूरे पूरे कंप्लीट चैप्टर की, जिसमें हमारे पास अगले नेक्स्ट चैप्टर सारे के सारे 8 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। ये आप लोग तस्वीर वगैरह बना लें इसकी।